टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। तकनीक मौजूद तो है, मोबाइल बटुआ बन तो सकता है, डिजिटल पेमेंट पर कारोबार मुमकिन तो है, मगर डिजिटल पेमेंट पर चार्ज सरचार्ज का चक्रव्यूह क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस इकोनॉमी की वकालत कर रहे हैं। एक और भीम ऐप लॉन्च किया गया है ताकि भारत कैशलेस हो सके। वहीं बैंक स्वाइप मशीन पर लगने वाला चार्ज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नतीजा, ग्राहक और व्यापारी दोनों ही ये चार्ज देने के लिए मजबूर हैं। सवाल ये कि कैशलेस होने का खामियाजा ग्राहक या व्यापारी क्यों भुगते? Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers, this is the future technology. जिसे भविष्य बताया जा रहा हो, उसकी राह में एक्स्ट्रा पेमेंट के रोड़े क्यों हों? जो डिजिटल पेमेंट पर नगद अर्थव्यवस्था के खर्च को भी बचाता हो, उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तक हमको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया बंद होने का समय आ गया। अच्छी बातों का समर्थन ना करके लोगों को परेशान ही कर रहा और कुछ नहीं। कम से कम 500,000 का पेट्रोल दाम डलवाता हफ्ते में, तो बिल्कुल इससे बिल्कुल झटका पड़ता है सर। डिजिटल पेमेंट के एक नहीं कई फायदे हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार मिटेगा, ट्रांजैक्शन भी तेजी से होगा। एक बड़ा फायदा ये भी है कि अर्थव्यवस्था में नकद लेन देन पर होने वाला खर्च भी नहीं लगता। लेकिन कंज्यूमर को अगर डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा तो वो आखिर कैश पेमेंट क्यों जारी नहीं रखेगा? तो कार्ड से पेमेंट पर लगान क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबी कल्याण। इकोनॉमी की ओर बढ़ने की हो रही है बात, तो डिजिटल पेमेंट फायदे की बात क्यों नहीं? क्यों ग्राहक या कारोबारी को डिजिटल पेमेंट पर किसी भी तरह का चार्ज देने पर मजबूर होना पड़े? दरअसल ये सवाल तब उठा जब कार्ड पेमेंट पर 1% बैंक चार्ज के प्रस्ताव पर पेट्रोल पंप मालिकों ने कार्ड पेमेंट ना लेने की चेतावनी दी थी। हालांकि अब सरकार ने कहा है कि कार्ड पेमेंट पर पेट्रोल पंप मालिकों और ग्राहकों को खामियाजा नहीं भुगतने दिया जाएगा। कार्ड पेमेंट को लेकर बैंक और ऑयल कंपनियों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन जी न्यूज सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल पेमेंट में सहूलत का सवाल नहीं उठा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कैशलेस पेमेंट का मतलब कैश पेमेंट के मुकाबले ज्यादा मनी क्यों ना हो? नोट बैन के बाद सरकार ने पब्लिक से कैश छोड़कर कैशलेस और कार्ड से पेमेंट की उम्मीद रखी, लेकिन सरकार का साथ देने वाली जनता के साथ अब चार्ज सरचार्ज वसूली का विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? डिजिटल लेन देन करने वाली जनता ज्यादा पैसे क्यों भरेगी? कैश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल पाए, कुछ उनको इंसेंटिव हो। क्या फ्यूल अगर क्रेडिट कार्ड से भराते हैं तो आपको इतना परसेंट या इतने उसकी छूट मिलेगी, बजाय इसके कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज या डेबिट कार्ड कंपनीज या दूसरे तरह की जो पेमेंट की फैसिलिटीज हैं वो लोगों से इसको मौका बना के पैसा ज्यादा लेने की कोशिश करें। तो ये सब नियम में परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। अगर देश को कैशलेस बनाना है तो कैश से पेमेंट सस्ती और कैशलेस पेमेंट महंगी क्यों है? विवाद तब शुरू हुआ जब कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तेल खरीदने पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेंट को हटा दिया। लेकिन नोटबंदी के 50 दिन बीतने के बाद बैंकों ने फिर से पेट्रोल पंप वालों पर एमडीआर लगा दिया। हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वाइप करते हैं तो पीओएस मशीन लगाने वाली कंपनी को उसका चार्ज जाता है। कार्ड पेमेंट गेटवे सर्विस देने वाली कंपनी जैसे वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे इस पर 1% तक का चार्ज लगाते हैं। कई प्राइवेट बैंकों ने पेट्रोल पंप पर कार्ड से होने वाली पेमेंट पर 1% एमडीआर लगाने का ऐलान किया। एमडीआर वो शुल्क है जिसे बैंक कार्ड से पेमेंट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के बदले वसूलते हैं। पेट्रोल पंपों की दलील है कि उनका मार्जिन सिर्फ 2.5% है, जो प्रति 1000 लीटर तेल के आधार पर तय होता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर के करीब 56,190 पेट्रोल पंपों में से 53,000 से ज्यादा पर HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक की POS मशीनें लगी हुई हैं। हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। एक तरफ सरकार लेन देन के कैशलेस तरीके को बढ़ावा दे रही है, वहीं डिजिटल भुगतान करने वाली जनता को ट्रांजैक्शन चार्ज, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस जैसे एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर से देने होते हैं। क्या नोटबंदी के बाद कैशलेस भुगतान करने वाली जनता नकद बचाकर कार्ड से ज्यादा खर्च कर रही है? आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। सवाल यह है कि सरकार की कैशलेस मुहिम की आवाज बैंकों तक क्यों नहीं पहुंची? ये भी देखिए कि पेट्रोल पंप पर रोजाना कितने लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना करीब 4.5 करोड़ लोग पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए कार्ड से पेमेंट करते हैं। देश भर में प्रतिदिन 1800 करोड़ का पेट्रोल डीजल बिकता है, जिसका 20% यानी 360 करोड़ का पेमेंट डिजिटल तरीके से होता है। नवंबर 2016 में कैशलेस भुगतान 40% यानी 720 करोड़ तक बढ़ गया है, यानी करीब 360 करोड़ का कैश पेमेंट प्लास्टिक मनी में बदल गया। अगर बैंक डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज न लें तो कुल मिलाकर 90% पेमेंट कैशलेस हो जाएंगी और इससे पेट्रोल पंप पर हर साल इस्तेमाल होने वाले करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कैश की बचत होगी। इससे एक तरफ सरकार को लाखों नोट छापने, हर जगह नोट पहुंचाने से होने वाले खर्च में बचत होगी, लेकिन इसका फायदा पब्लिक को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कैशलेस इकोनॉमी का ज्यादा फायदा बैंकों को मिल रहा है? शुक्रिया। हमने मिठाई खरीदी है और इसकी पेमेंट हम कार्ड से करेंगे। यहाँ हम आए हैं, सर इसके चार्जेस क्या हुए और उसकी पेमेंट काट लीजिए। तो कुल मिला के मैंने 380 रुपए दिए हैं। सर इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको कितना चार्ज लगता है? इसका 1.3%। 1.3% यानी 100 रुपए पे 1 रुपए 30 पैसे लगता है आपका। और पेटीएम पे कितना चार्ज लगता है? 1%। तो क्या आप ये कस्टमर से ले रहे हैं? नहीं, फिलहाल आप ही। हाँ, आपको दीजिए। तो आप जब इस बिल को देखेंगे तो आपको देखकर शायद ये लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 रुपए 30 पैसे प्रति 100 रुपए तो है ही। लेकिन अगर आप दुकानदार के नजरिए से देखें, क्योंकि वो अपनी जेब से दे रहा है और उसकी अगर 1 लाख रुपए की सेल है तो वो 1300 रुपए देगा, और अगर 10 लाख रुपए सेल है तो 13,000 रुपए। यही वो ट्रांजैक्शन चार्ज है जो इस वक्त कैशलेस इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोड़ा है। सर्विस चार्जेस कहीं ना कहीं जाके रुकावट आ जाती है, मन में कहीं लोगों के शंका आ जाती है कि भाई चलो ठीक है यार, मतलब यहाँ से टैक्स भी भर रहे हैं हम लोग और चार्जेस भी देना पड़ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज ये भी देखने में आया है कि जहाँ जब पेट्रोल के बारे में जब बात हुई थी तो पेट्रोल के लिए उन्होंने वो जो बैंकिंग चार्जेस लगाने वाले थे रोल आउट, मतलब उन्होंने वे बैक कर दिया है। एक्चुअली दे आर नॉट चार्जिंग दैट 1% चार्जेस व्हिच वाज देयर। सरकार से मिले भरोसे के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस मामले में बैंकों से बातचीत की बात कही है। बाद में पेट्रोलियम मंत्री ने भरोसा दिया कि 13 जनवरी के बाद भी पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट जारी रहेगी। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, देश की सामान्य नागरिकों को जो जाके पेट्रोल पंप में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर कैशलेस पेमेंट जारी रहेगा, लेकिन कैशलेस इंडिया नोट इस्तेमाल करने वाले भारत से पीछे क्यों दिखाई दे रहा है? यशोशिका मल्होत्रा के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। नोटबंदी के दौर में कार्ड पेमेंट या मोबाइल से पेमेंट को आम पब्लिक और कारोबारियों ने हाथों हाथ लिया था, वेलकम किया था। लेकिन अब जब देश नोटबंदी के दौर से बाहर निकल रहा है तो उसे लगने लगा है कि कई जगहों पर कैश पेमेंट में उसे कम खर्च करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जब कैशलेस को सरकार मुहिम बना रही हो तो ऐसा विरोधाभास क्यों हो?
कुछ हफ्तों पहले जब डिजिटल पेमेंट का जिक्र जोर शोर से हुआ तो सवाल उठा कि देश में डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। सवाल ये भी उठा कि देश में डिजिटल लिटरेसी कहाँ है, कैसे लोग डिजिटल पेमेंट को समझ सकेंगे। लेकिन देश देख रहा है कि इन दो बड़ी अड़चनों से देश मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नियम कानून की दिक्कत माइंडसेट की, डिजिटल पेमेंट की सुविधा का कैश करा लेने की लालच वाली दिक्कत। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2016 में सरकार ने आरबीआई के सामने डेबिट कार्ड के चार्जेस में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आरबीआई ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया कि इससे बैंकों के बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। नोटबंदी के दौर में सरकार ने 2000 रुपए तक के कार्ड ट्रांजैक्शन पर 0.75% और 2000 रुपए से ऊपर के कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी स्वाइप मशीनों पर बैंकों का चार्ज तय कर दिया। लेकिन नकदी की दिक्कत जैसे जैसे दूर हो रही है, ज्यादा से ज्यादा एमजीआर वसूल करने की सोच वापस लौट रही है। एक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के दौर में डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन कैब, फूड ऑर्डर के प्लेटफॉर्म और ग्रोसरी कैशलेस ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे। लेकिन इस लोकप्रियता को डिजिटल पेमेंट के चार्ज सरचार्ज कभी भी डुबो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में जैसे जैसे ज्यादा नकद मौजूद होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन की मजबूरी खत्म होगी। सर, आपको काफी वक्त हो गया पेटीएम का इस्तेमाल करते हुए, पेमेंट लेते हुए, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आई, मैंने कंफर्म किया तो कहते हैं कि अगर आप 25,000 से ज़्यादा जमा करेंगे तो आपको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। एक तो मिनिमम मार्जिन पे सामान बेचते हैं, पेरिशेबल आइटम है, ख़राब होती है, हर चीज़ पे टैक्स देते रहेंगे और फिर कैशलेस होने में भी टैक्स देते रहेंगे, तो फिर कैशलेस होने का फ़ायदा क्या है? ऑलमोस्ट लोग मना करते हैं और जो लेते भी है तो फिर वो उसके 1.5% के लिए मना करते हैं। 1.5% के लिए। सर, आपका अनुभव क्या रहा है? बिल्कुल यही है सर, जब हम पेटीएम यूज़ करते हैं तो हमें दुकानदार ये बोलता है कि हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, आप कैश दीजिए, तो फिर पेटीएम का फायदा क्या हुआ? पेटीएम 25,000 तक की ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन अगर व्यापारी का बैलेंस 25,000 से ज्यादा होता है और वो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है तो 1.5% चार्ज पेटीएम वसूलता है, जिसकी वजह से बहुत से व्यापारी अब फिर कैश की मांग करने लगे हैं। नोटबंदी के दौर में डिजिटल वॉलेट को बहुत तेजी से अपनाया गया, लेकिन अब उसे लेकर कारोबारियों को दो बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पहली दिक्कत ये कि डिजिटल वॉलेट में हर महीने ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है, और दूसरी दिक्कत ये है कि डिजिटल वॉलेट की करेंसी को कारोबारी हर जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई के इरोस थिएटर के बाहर, और यहाँ पर एक टिकट का हम जो प्राइस चेक करते हैं। भाई साहब, दंगल मूवी नेक्स्ट शो क्या प्राइस है? 150 स्टॉल, 200 बालकनी। बालकनी के लिए मुझे कितना पे करना? 200 रुपये। 200 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं काउंटर पे आकर के अगर मैं कैश पेमेंट करूँ तो मुझे 200 रुपये में ये फिल्म की एक टिकट मिलती है। लेकिन यही टिकट अगर मैं इंटरनेट के जरिए बुक करने जाऊँ, यानी कि ई वॉलेट यूज़ करना चाहूँ या पेटीएम यूज़ करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे इस टिकट के लिए 212 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जिसमें से 200 रुपये टिकट की प्राइस है, 2 रुपये डोनेशन है, जबकि 10 रुपये जो है सर्विस प्रोवाइडर टैक्स यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि 10 रुपये का मुझे यहाँ पर घाटा होगा अगर मैं ई वॉलेट से इसका पेमेंट करता हूँ। ये अगर घाटे का सौदा है तो आखिर कोई डिजिटल पेमेंट की सुविधा इस्तेमाल क्यों करे और यहाँ पर आकर के कैश पेमेंट क्यों ना करें? जाहिर है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात तो हो रही है, लेकिन उसे लेकर ट्रांजैक्शन करने वालों को जितनी सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बात सिर्फ स्वाइप मशीनों पर बैंकों के एमडीआर और डिजिटल वॉलेट से पेमेंट की दिक्कतों की नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग के नियम भी बहुत ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर को आकर्षक बनाना चाहिए। आरटीजीएस के तहत 2 लाख और एनईएफटी के तहत 50,000 रुपए की लिमिट को हटाया जाना चाहिए। आपको हिंदी में क्रेडिट कार्ड्स बनाने होंगे या रीजनल भाषाओं में बनाने होंगे, जिससे वो आदमी पढ़ सके। ऑटोग्राफ के बदले उसको आप थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक करने की फैसिलिटी दें। जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उनको प्लास्टिक करेंसी की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। जाहिर है कि सरकार को डिजिटल पेमेंट का सिर्फ प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं करना होगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट के लिए ऐसे नियम भी बनाने होंगे कि लोग डिजिटल पेमेंट को फायदे का सौदा समझें। दिल्ली से रविंद्र कुमार और पवन नारा, मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट गेटवे वीजा ने कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने से भारत अगले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए बचा सकता है, क्योंकि नकद को अर्थव्यवस्था में बनाए रखने का अपना खर्च होता है। लेकिन सवाल यही है कि नकद हैंडलिंग का खर्च जब सिस्टम पर इतना भारी है तो फिर कार्ड पेमेंट पर चार्ज जैसी जिद क्यों बनाए रखी जा रही है, खासकर तब जब सरकार कैशलेस इकोनॉमी को अपनी मुहिम बना चुकी है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी लॉन्च किया। बताया गया कि भीम ऐप से इंटरनेट के बिना भी पेमेंट किया जा सकेगा। डिजिधन मेला में पीएम मोदी ने डिजिटल खरीद करने वाले 4 लकी विजेताओं को इनाम भी दिया। कुछ वक्त के लिए इनाम देने से इकोनॉमी को कैशलेस बनाने का टारगेट क्या पूरा हो जाएगा? जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। सवाल है कि अगर इंडिया को कैशलेस बनाना है तो कार्ड और नोट से खरीदारी वाले ग्राहक के बीच भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। कैश में 150 रुपए के टिकट के लिए ग्राहक सिर्फ 150 रुपए देता है, लेकिन कैशलेस में इसी टिकट पर कंपनी 20 रुपए की बुकिंग वसूल लेती है। 14% की दर से 2 रुपए 80 पैसे सर्विस टैक्स लग जाता है। 5% यानी 10 पैसे स्वच्छ भारत टैक्स देना पड़ता है और 5% कृषि कल्याण सेस भी लिया जाता है। कुल मिलाकर मूवी टिकट के लिए आप 173 रुपए का भुगतान करते हैं, यानी काउंटर से कैश देकर खरीदने पर टिकट 150 और ऑनलाइन 173 रुपए। बड़ी बात यह है कि आपके लिए अपना इंटरनेट डाटा भी खर्च होता है। ऑनलाइन पेमेंट पर सरकार और बैंक क्यों चार्ज कर रहे हैं? कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीन, सर्विस टैक्स और अलग अलग सेस लगाकर इसे लोगों से दूर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा करना डिजिटल इंडिया के सपने के एक्सप्रेसवे पर रोड ब्लॉक करने जैसा है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस ये आज की तारीख में जो पहला कदम लिया गया है डिजिटल इंडिया करने के लिए, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट। तो आने वाले दिनों में यदि हमें भारतवर्ष में कैश का ट्रांजैक्शंस कम करना है तो मुझे लगता है कि ये जो कदम लिए गए हैं वो सही हैं। यदि हम कोशिश करें और कुछ फैसिलिटीज़ जैसे कि वो डिजिधन मेला चालू किया हुआ है, 1 करोड़ का इंसेंटिव चालू किया हुआ है, उसे ज़रा ज़्यादा मतलब प्रबल तरीके से अगर देने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कैशलेस ट्रांजैक्शन के प्रति लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में हमारा देश काफी पीछे नजर आता है। कनाडा में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को कार इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ब्रिटेन में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को सरकार ने नियम बनाकर खास सुरक्षा दी है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर यदि कोई फ्रॉड हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी और दुकानदार दोनों को जवाबदेह बनाया जाता है। ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला नियम है जिससे ग्राहकों को आर्थिक क्षति से बचाया जाता है। ब्रिटेन और जापान में P2P मोबाइल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता। मुंबई से सोनल के साथ पवन नारा और यशस्वी का मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज कैशलेस लेन देन में कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा बैरियर है ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन इसका खामियाजा कई लेवल्स पर हो सकता है। अब रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज को ही आप ले लीजिए। सर्विस चार्ज लेने वाले लगभग हर रेस्टोरेंट में डिजिटल पेमेंट की सुविधा होती है। ग्राहक समझे या ना समझे, डिजिटल पेमेंट पर पड़ने वाला चार्ज भी सर्विस चार्ज वसूलने की जिद की वजह हो सकती है। पिछले हफ्ते जब सरकार ने कहा कि फूड बिल पर सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक की मर्जी है, तो सवाल उठे कि ये ग्राहकों से मुरव्वत हो रही है या उनसे हो रही मनमर्जी से पल्ला झाड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहकर ग्राहकों और रेस्टोरेंट मालिकों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और ऐसे में अक्सर ग्राहकों को ही घाटा होगा, क्योंकि आम ग्राहक रेस्टोरेंट मालिक से लड़ाई नहीं मोल लेने जाएगा, खासकर तब जब रेस्टोरेंट इस सर्विस चार्ज को अपना जायज हक बता रहे हैं। सर्विस चार्ज एक तरह का इन हाउस चार्ज होता है। जो लड़के हमारे यहाँ सर्विस करते हैं वो होता है, वो हम 10% लेते हैं, जो हमारे मेनू में मेंशन है वो लेते हैं 10%। ये परसेंटेज हिसाब से डिवाइड करके हम इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, परसेंटेज हिसाब से किचन में अंदर सबको डिवाइड करके बांटते हैं। सर्विस चार्ज एज ए टिप मान लो, और सर्विस चार्ज जैसे आता है तो पूरा कलेक्ट होता है और कलेक्ट होके सर्विस स्टाफ जो अपना अंदर का है, उसके बाद बैक स्टाफ जो फूड किचन का है पूरा स्टाफ, सारी स्टाफ में डिवाइड होता है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब
मैनेजमेंट लेवल से लेकर नीचे जो भी काम करता है, ये स्टीवर्ड हो या कैप्टन हो या कैशियर हो या फिर किचन में शेफ़ है या कॉमी शेफ़ है या फिर नीचे का कॉमी 1 है, कॉमी 2 है, हेल्पर है। सवाल है कि वो कौन सी मानसिकता है या वो कौन सी मजबूरी है कि सर्विस चार्ज को अच्छे रेस्टोरेंट बिल का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसी कई वजह हैं, लेकिन उनमें एक वजह ये कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में सारी सुविधाएं स्टैंडर्ड रखने की मजबूरी होती है और उसी स्टैंडर्ड सुविधा में शामिल है डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को रखना। सवाल है कि अगर डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज न देना चाहे तो क्या रेस्टोरेंट मालिक अपने सर्विस चार्ज का कुछ हिस्सा खुद ही नहीं छोड़ देंगे? ये सर्विस चार्ज किस तरह से ग्राहकों की जेब काटता है, इसकी एक बानगी समझिए। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट या होटल में आपके खाने का बिल 1000 रुपए बनता है तो 10% की दर से उस पर सर्विस चार्ज 100 रुपए होता है। फूड बिल के 40% यानी 440 रुपए पर सर्विस टैक्स 15% की दर से लगता है। इसमें 0.5% कृषि कल्याण सेस है और 0.5% स्वच्छ भारत सेस शामिल है। 440 रुपए पर 15% की दर से सर्विस टैक्स लगेगा 66 रुपए। इसके बाद इस पर वैट लगता है जो राज्यों के हिसाब से लागू होता है, जैसे कर्नाटक में 14.4% और महाराष्ट्र में 12.5%। इस हिसाब से 137 रुपए 50 पैसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। यानी आपका पूरा बिल होगा 1000 रुपए का फूड बिल, 100 रुपए का सर्विस चार्ज, 66 रुपए का सर्विस टैक्स और 137 रुपए 50 पैसे का वैट, यानी कुल मिलाकर 1303 रुपए 50 पैसे का बिल चुकाएंगे। अब सवाल इसी 100 रुपए के सर्विस चार्ज पर है। जाहिर है कि सर्विस चार्ज ग्राहकों के खाने का जायका बिगाड़ता है और इसे समझना जरूरी है कि खराब जायके का एक मसाला डिजिटल पेमेंट का चार्ज भी है। दिल्ली से पवन नारा के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, डिजिटल इंडिया मंजूर है, कैशलेस इंडिया मंजूर है, लेकिन सरचार्ज से आजादी पर ही। और सरचार्ज से आजादी कब और कितनी जल्दी मिलेगी, इसी का इंतजार हम भी करें।